विधानसभा के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश जनाब अकबर साहब मोहतरमा उत्तर प्रदेश दोस्तों, मैं आपसे गुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस इंतहाई जलसे में शिरकत की और यकीनन आप तमाम की इस इंतहाई जलसे में शिरकत और मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि आप तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ हैं। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में आपको इख्तियार है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार के अपने वोट डालें, मगर ये बात जिसका खास तौर से आपको याद रखना है वो ये है कि 5 साल में एक मरतबा आपको मौका मिलता है अपने पसंद के उम्मीदवार का वोट डालने का, और 5 साल जब निकल जाते हैं तो उस 5 साल में बहुत कुछ तब्दीलियां आती हैं और गरीब आवाम को 5 साल में इंतजार करना पड़ता है। तरफ ही रखिएगा सिर्फ। अगर आज आप एक अच्छा फैसला लेंगे तो एक अच्छा उम्मीदवार कामयाब होगा और वही उम्मीदवार की कामयाबी आपके मसाइल को हल करवाएगी। माजी में आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, उनको विधायक बनाया, तो कभी उनकी पार्टी का लीडर मुख्यमंत्री बन गया। मेरे भाई, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको थोड़ा सोच लीजिए कि जिस किसी का आपने साथ दिया, इन्होंने गरीब आवाम के लिए क्या काम किया। आज जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ पर आती है तो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं बिहार गया था और वहां पर हमने बीजेपी की तारीफ में इलेक्शन लड़ा। मैं समाजवादी पार्टी के नेता से बात कहना चाह रहा हूं कि जनाब, मुझ पर उंगली उठाने से पहले कभी अपने चेहरे को आईने में देख लो कि जिस तरह आप दिसंबर पहनने के लिए कपड़ा उतारते हैं और पहनते हैं, उसी तरह तुमने अपनी सियासी जिंदगी में कितनी पार्टियों में जाकर निकले, किस किस पार्टी के पास जाकर तुमने उनके हाथ का पानी नहीं किया। तुम्हारा रिकॉर्ड मुझे मालूम है कि तुम्हारी शुरुआत उस जमाने में हुई थी कि तुम अपने वालिद का बीफाम लाने गए थे, तो जाकर तुमने उस पार्टी को, कांग्रेस को कहा कि पिताजी बीमार है, मुझे टिकट दे दो। तुमने अपने वालिद का बीफाम दे दिया और आधार मजलिस पर इल्जाम लगाते। जब कांग्रेस से निकले तो लोकतांत्रिक कांग्रेस में गए, जब वहां से अपनी बात नहीं बनी तो निकलकर बीजेपी में गए, फिर उसके बाद बीएसपी में गए, फिर उसके बाद सपा में आए। अरे आप तो घाट का पानी पीकर आकर मुख्यमंत्री खा रहे हैं। और याद रखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारी बात को सुनकर खामोश बैठ जाऊंगा। 65-70 साल हमने तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे भरे को, तुम्हारे दिलनशीन वादों पर यकीन करके अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे मुंह में समान है और तमाम भूखे हैं, तो नहीं मेरे भाई, वो वक्त जा चुका। हिंदुस्तान में अगर कोई भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन या फिर मजलूम आवाम के खिलाफ कोई बोलेगा तो
दुनिया में अगर कोई बोले या ना बोले, हिंदुस्तान में अगर कोई अपनी जबान से उनके खिलाफ नहीं बोलता तो एक शख्स जरूर बोलेगा जो आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं अपनी जबान को रोक नहीं सकता। मैं उस समाजवादी पार्टी के लीडर से बोलूंगा कि अपने बच्चे की फिक्र करो, यहाँ पर बताओ, अपने बच्चे को बचाओ, क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड अजीब गरीब तुम्हारा रिकॉर्ड है। हो सकता है कि कल सुबह होने तक तुम मोदी के पैरों पर जब के पास बैठकर उसकी चमचागिरी कर सकते हो। और सवाल बिहार का, तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर दोबारा बात को कह रहा हूं कि हमने बिहार में इलेक्शन लड़ा और बिहार में कुल 280 असेंबली की सीटें हैं। कितनी सीट पर हमने लड़ा, कितनी सीट पर मजलिस लड़ी और कितनी सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ी। मजलिस 280 में से 6 सीट पर इलेक्शन लड़ी और समाजवादी पार्टी 202 सीट पर इलेक्शन लड़ी। 202 पर बिहार में लड़े, मैं सिर्फ 6 सीट पर लड़ा। तो बताइए कौन मोदी की तारीफ करने, कौन वोट काटने को गया था? अरे जालिम, अगर तेरे मुंह में जबान है तो मेरे पास दिमाग है, मैं आपको मुकाबला करने को तैयार हूं। तुम बताओ कि बिहार में 200 सीट पर जब तुमने इलेक्शन लड़ा तो तुमको मोदी से क्या मिला? तुम 200 सीट पर क्यों लड़े? मैं 6 सीट पर इसलिए लड़ा क्योंकि मैं चाहता था कि बिहार के सीमांचल के इलाके में जो हिंदुस्तान का सबसे पसमानदा इलाका है, वहां पर गरीब और मजलूम अवाम के आवाज उठे। उनके इंसाफ के लिए एक हमारी सियासी शराब को, हमारी आवाज हो। मैंने वहां पर बिहार में भी बोल दिया है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मेरी जिंदगी में हम फसल खाएंगे वहां पर। मजलिस पर इल्जाम लगा लो तो इल्जाम लगाने से मजलिस परेशान हो जाती। अरे नहीं दीवानों, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। जिसके जिस्म मुबारक पर पत्थर फेंके गए, जिसके जिस्म मुबारक को रुझान कर दिया गया, जिसके जिस्म मुबारक पर ऊन की उजड़ी फेंकी गई, जिसके जिस्म मुबारक के रास्तों में कांटे डाले गए, हमने कभी अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि हमने दुनिया में कहा कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं वही सीधा और सिरात मुस्तकीम का रास्ता है और तुमको हमारे साथ आना पड़ेगा। जब हमने 1400 साल पहले अपना रास्ता नहीं बदला, दुनिया ने इल्जाम लगाया, दुनिया ने मसाइल और मुश्किलात रास्ते में राहें में डाली, तो आज हमारे बुजुर्गों की जिंदगी और उनकी रूहें हमसे पुकार कर कहती है। ये इल्जाम लगाने वाले बुज़दिल होते हैं, इनके पास ताकत और कुव्वत नहीं होगी, इनके पास सच्चाई नहीं होगी, इसलिए वो घबराहट और परेशानी के आलम में ये इल्जाम लगाते हैं। हाँ, मजलिस उत्तर प्रदेश को आई है, मैं पहली मरतबा जरूर यहाँ पर आया हूँ, मगर आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी मरतबा में नहीं आऊंगा। मैं तय कर चुका हूँ कि अल्लाह जब तक इस जिस्म में आखिरी सांस रखेगा, जब तक मेरी जिंदगी मुझसे वफा करेगी, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह को जो मक्कारों और तमाम जालिमों के तूफानों में जलाना है, मैं उत्तर प्रदेश के हर गांव जाऊंगा, हर शहर में जाऊंगा और जिस तरह काशीगंज में गरीब और मजलूम कौम से इंसाफ किया, उसी तरह दुनिया देखेगी कि असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के हर इलाके में जाएगा, आपसे मुलाकात करेगा, आपके मसाइल को बेबाकी से बयान करता रहेगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब तक आपकी सियासी आवाज नहीं होगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे।
ये हकीकत है। जिसका विधायक उसी का काम होता है। अगर वो विधायक समाजवादी का होता है तो सिर्फ यादव परिवार का काम होता है या फिर उसके परिवार का काम होता है। अगर किसी और पार्टी का बनता तो फिर वो उन्हीं का काम करते हैं। ये जमहूरियत की हकीकत है। लोग कुछ भी कह लें मगर जमीन की हकीकत है वो यही है कि जो पार्टी का बनता है वो उसी पार्टी के परिवार के लिए काम करता है। और यही वजह है कि आज मुस्लिम अक़लियत तकलीफ में है। मुस्लिम अक़लियत से इंसाफ नहीं किया जाता। मेरे भाई, मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। मेरी लड़ाई है कि हिंदुस्तान के संविधान में जो मुझे हुकूक दिए हैं, जो समाजी इंसाफ का मुझसे वादा किया, जो माशी इंसाफ का मुझसे वादा किया, वो तमाम चीजें मैं हासिल करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान मुझे अपनी मानवता की हिफाजत की गारंटी देता है, मैं वो चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान मुझे अपने अकीदे पर रहने की इजाजत देता है, मैं उसकी हिफाजत चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान मुझे अपनी जबान की हिफाजत की इजाजत देता है, मैं उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान अब मुझे अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत देता है, मैं अपनी तहजीब को बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान मुझे रस्मुल खत की हिफाजत की कमानियत देता है, मैं उसकी हिफाजत चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान मुझे ख्यालात की आग की गारंटी देता है, मैं अपने ख्यालात को बनाने की चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम को इजाजत देता है कि हम अपनी आवाज को उठाए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम आज अपनी आवाज को उठाओ और जालिमों के खिलाफ उठाओ, सिर्फ नारे मारकर या तालियां मारकर नहीं, बल्कि पूरी बूथ को जाकर बटन के निशान पर बटन दबाकर अपनी आवाज को पहुंचाओ, उत्तर प्रदेश की निर्माण करवाओ। अब आप बताइए मेरी कौन सी लड़ाई में फिरकापरस्ती है? इसमें कहां किसी के खिलाफ है? हाँ, मैं यकीनन समाजवादी पार्टी के खिलाफ हूं। मैं यकीनन मोदी से मुकाबला कर रहा हूं, करता रहूंगा इंशाअल्लाह। हम कभी आदर्श से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये जमहूरियत है। मगर समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इनका बोलना यह है कि ओवैसी नहीं बोलना, ओवैसी गरीब मजलूम आवाम की बात नहीं करना। अगर वो करेगा तो बीजेपी बोलती है आतंकवादियों की तारीफ करता, ये दहशतगर्दों की तारीफ करता है। समाजवादी पार्टी बोलती कि तुम कहां से आ गए, हमने तो मुलायम को मुलायम बनाया, ये कौन सा गाड़ी वाला है? इनको तकलीफ इस बात की है कि ये समझते हैं कि ये चौधरी है सबके, ये ठेकेदार है। अरे ना तुम चौधरी हो, ना तुम ठेकेदार हो, तुम दलालों की दुकान चला रहे हो और तुम्हारी दुकान पर सिर्फ दलालों का फायदा होता। मजलूम गरीब आवाम को तुमसे इंसाफ कभी ना कभी गिरा है, न उनको उम्मीद है। मेरे भाई, यही चीज है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी कहती है कि ओवैसी सेकुलर नहीं है। क्या मैं आज 70 साल हो चुके मुल्क को आजाद होकर, अगर मैं हिंदुस्तान के संविधान में जिन हुकूक का वादा हमसे किया गया, अगर उसकी बाजियाबी के लिए, उसको हासिल करने के लिए मैं खड़ा हूं, तो क्या मैं इतना मजबूर हो चुका हूं आज, इतना मजबूर हो चुके हैं आज कि जबकि बगल अजीज की सरजमीन को हमने भी आजाद किया था अंग्रेजों से, हमने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी, जेलों में गए, काला पानी की सजा हमने काटी, अंग्रेजों के खिलाफ गोलियां खाई, और फिर जब मुल्क आजाद हुआ तो हमसे कहा गया कि संविधान में हुकूक दिए गए, वो हुकूक आपको मिलेंगे। अरे बताओ, जो सेकुलरिज्म की दुहाई देती है, जो मुझे फिरकापरस्त कहती है, बताओ बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों को अब तक सजा क्यों नहीं मिली? अब
तक क्यों नहीं हुई? कितने बरस बीत गए। समाजवादी पार्टी अगर चाहती, बहुजन समाज अगर चाहती, तो सिर्फ करना एक ही था, एक नोटिफिकेशन को जारी करते थे और दोनों मुकदमे शहादत बाबरी मस्जिद के साथ करते, मगर दोनों नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आडवाणी को नाराज करना नहीं चाहते, मुरली मनोहर जोशी को नाराज करना नहीं चाहते थे, उमा भारती को नाराज करना नहीं चाहते थे। अरे तुम इंसाफ नहीं करना चाहते और फिर तुम मुझसे वोट की भीख मांगने आते हो, बताओ तुमको किसने हक दिया? मुझको बड़ा बरस कहते 2011 का सेंसस आया, सुनो मेरे भाई, जब आप वोट डालने जाएंगे पोलिंग बूथ को, 2011 का सेंसस क्या कहता है? 2011 का सेंसस ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी स्कूल में 1500 हिंदू बच्चे, हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो 17 साल की तालीम के बाद, 15 साल की तालीम, 15 साल की तालीम के बाद वो ग्रेजुएट होते हैं। 1700 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो हिंदू भाइयों के बच्चे 5 ग्रेजुएट बनते हैं। ये समाजवादी की सरकार। और वही 1700 बच्चे मुसलमानों के अगर प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते, 17 साल के अगर तालीम मुकम्मल करते, इतने ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश में खाली हो। सिर्फ ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है। मैं चाहता हूं कि इस विधानसभा में स्कूल खुले, इस विधानसभा में हाई स्कूल और बढ़े। मैं चाहता हूं कि विधानसभा में डिग्री कॉलेज खुले, यहां पर तमाम चीजें आई। मैं जब इसकी बात करता हूं तो ये समाजवादी और बीएसपी के लोग मुझे कहते हैं कि ये फिर आपस है, ये वोट काटने के लिए आया है। नहीं, मैं किसी को काटने के लिए नहीं आया हूं, मैं दिल को जोड़ने के लिए आया हूं। मैं अगर यहां पर आया हूं तो आवाम के दिल में जो तुमने गलत फहमी पैदा करके रखी कि नहीं समाजवादी और बीएसपी बीजेपी से मुकाबला कर सकती, नहीं मेरे भाई, इनमें दम हम नहीं है मुकाबला करने का। ये आज इलेक्शन आया तो आज आपके सामने आकर बातें करते हैं, मगर जब अंधेरा छाता है तो रात के अंधेरे में तमाम के तमाम एक हो जाती है और वहां पर बैठकर अपनी महफिलों में हमारा मजाक उड़ाते हैं। और यही मजाक पिछले 70 साल से चल रहा है कि तालीम के मैदान में हम खत्म हो चुके, रोजगार के मैदान में हम खत्म हो चुके। अरे मेरे भाई, हद तो ये हो गई कि अस्पताल है मगर उसमें दवाएं नहीं है। आज 5 साल से समाजवादी की हुकूमत है, समाजवादी के लोग बोलते हैं हमने विकास किया। बताइए आपने क्या विकास किया? कब्रिस्तान के मसले पर आपने 2 फिल्मों को लड़ा दिया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला यहाँ पर पैदा कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर का मसला कि जहाँ जमीन बिकी, समाजवादी पार्टी के लोग बोलते कि हमारे दादा परदादा की जमीन हम कब्जा कर लेंगे। अरे हर जगह पर आपने गुंडाइज्म को प्रमोट किया, गुंडागर्दी का आपने साथ किया, मगर कोई तरफदारी काम नहीं किए। हाँ, इन्होंने एक चीज काम किया कि हमको खानों में बांटने की आज कोशिश कर रहे हैं, हमको खानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आज विधानसभा में हमको खानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तू खान है, तू अंसारी है, या मैं अंसारी हो या तुम खान हो, कभी अपनी नजरों को उठाकर मुजफ्फरनगर पकड़ लेगा और वहां पर जाकर पूछना कि उन 7 औरतों की कहानी आज से 3-4 दिन पहले दिल्ली में एक बैनुल अक़वामी हुकूक इंसानी की तंजीम है जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मुजफ्फरनगर के उन 7 खवातीन का नाम लेकर उनकी
तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह अगर ये इसकी बातों में सच्चाई है तो हमें हिदायत दे कि हम इसका साथ दें और तभी आकर तो मुझे वोट देना, वरना याद रखो मैं तुम्हारे सामने जो बयान कर रहा हूं उसमें सच्चाई है, एक एक लफ्ज में सच्चाई है और मेरा हक जानकार है। उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उन 7 खवातीन का जिक्र किया और एक खातून का नाम सफे नंबर 4 पर कह रहा हूं, जो दलाल मुझ पर इल्जाम लगाया था, सुन दलाल जाके कुछ पढ़ इस रिपोर्ट को और पूछ तेरे आका जिसका नाम अखिलेश है, पूछ तेरे पास से कि सफे नंबर 4 पर एक औरत का नाम गजाला है। ये गजाला कहती है कि मुझे मेरे आंखों के सामने मेरे 4 साल के बेटे की गर्दन पर 3 लोगों ने हाथ रख दिया और कहा अगर तू चीख पुकार करी तो मेरे बेटे की गर्दन को मोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इन जालिमों ने इज्तिमाई अहमद रेजी की उस गजाला की। ये गजाला अपने अल्फाज उस रिपोर्ट में शामिल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में, जिसमें वो कहती है कि जब मेरी इज्जत रोकी जा रही थी तो मेरा 5 साल का बेटा ये देखकर बेहोश हो गया। उसके बाद मैं उठी, ट्यूबवेल के पास जाकर अपने जिस्म को धोया और अपने बेटे को पानी पिलाया। यही गजाला आज कहती है कि 2 साल हो गए कोर्ट में चार्जशीट पढ़कर, मगर उन जालिमों को सजा नहीं मिली। एक और औरत जिसका नाम ईशा है, वो कहती है कि मुझे इतना डराया गया कि मैं कोर्ट को ना जाऊं, उन जालिमों के खिलाफ बयान डालूं। वो खातून बहन पिछले साल एक बच्चे को पैदा करके मर गए। एक और औरत कहती है कि मुझे इतना डराया गया कि जिन्होंने मेरी इज्जत लूटी उन्होंने मुझसे आकर कहा कि 15 लाख दे लो, हम 15 लाख नहीं दिए, अपने बच्चे की जान चार्जशीट पढ़ने के बाद 2 महीने के अंदर कोर्ट का फैसला आना चाहिए। पूछो इन समाजवादी पार्टी के दलालों से कि बताओ तुमने उस मुजफ्फरनगर की औरत से क्या काम किया। 7 में से औरतें अपना कोर्ट में बयान बदल दी, एक इंतहार कर गई बच्चे को पैदा करके 5 आज लड़ रही है तो कह रही है कि समाजवादी ने हमसे वादा जो किया था इंसाफ नहीं किया। जो 5 लाख सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर मिले उसमें से 3 साढ़े 3 लाख तो खाली कोर्ट को आने जाने में खर्चा हो गए। और आज समाजवादी का अखिलेश कहता है कि मैं औरतों को प्रेशर कुकर दूंगा। इज्जत लूटी गई, बर्बाद हो गए, घर बार लुट गया। आज अखिलेश कहता है प्रेशर कुकर में लो। अखिलेश यादव किसी औरत की, किसी बीवी की इज्जत लूटने के बाद अगर हुकूमत जाकर कहेगी कि प्रेशर कुकर ले लो, वो इंसान कहेगा कि उसी प्रेशर कुकर से तेरे सर पर मारूं या फिर मैं जहर पीकर मर जाऊं। मेरे भाई, ये हालात उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। 16,000 करोड़ रुपये का बजट है पुलिस का और उत्तर प्रदेश में खुद उत्तर प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड कहता है कि 5 साल में अखिलेश की सरकार में 200% औरतों के बलात्कार के वाकयात में इजाफा हुआ। 200%
30% अंग्रेजी के वाकयात में इजाफा हुआ। क्या ये विकास है? क्या ये काम बोलता है? आप फैसला करिए। 30% किडनैपिंग में इजाफा हुआ। आज अखिलेश की हुकूमत हर बहास पर नाकाम साबित हुई है। मेरे भाई, ये नौकरियां देने की बात करता है। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में पुलिस में 1,90,000 जायदादें खाली पड़ी थी। 5 साल में अगर अखिलेश तो हर गांव में कैंप बनवावे, जिसमें मुसलमान के भाई, मुसलमान का बेटा, चाहे वो अंसारी हो या खान हो, चाहे पासी हो या यादव हो, ठाकुर हो या अग्रवाल हो, इन तमाम बेरोजगार बच्चों को नौकरी मिल सकती थी। मगर 5 साल में अखिलेश ने 1,90,000 नौजवानों की आप है। बताओ, 5 साल में अखिलेश किसको हुकूमत ने मुझे हाथ उठा कर दिखाओ, बिना हाथ भाग उठाई जिसको नौकरी मिली, किसको नौकरी चाहिए? नौजवानों का दिखाओ। अब आप बताइए, क्या आप दोबारा जाकर साइकिल पर बटन दबाएंगे? मेरे भाई, जब आप इंसाफ चाहते हैं तो जिसने इंसाफ नहीं किया उसका साथ मतलब होना चाहिए। जिसने आपका काम नहीं किया, जो वादे के पूरे नहीं किया, चाहे विधानसभा में अखिलेश के स्कूल खोले तो फिर किसके वादा 2012 में किया था? क्या अखिलेश ने वादा नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे? कहां गया वो वादा? कहां गया वो वादा? वादा तो पूरा ही नहीं कर रहा था। अच्छा, ये बता दो अखिलेश, बल्कि आप बता दीजिए, मुलायम सिंह क्यों नहीं आए यहाँ? मुलायम सिंह को आना चाहिए था ना, आकर जनसभा करनी चाहिए थी अपने बेटे के लिए, और इसके लिए ये खाली लेके बैठक के लिए भी इधर-उधर घूमते रहता है। क्यों किया मुलायम सिंह? मुलायम सिंह अपने भाई के लिए प्रचार करते हैं, अपनी बहू के लिए करते हैं, मगर अपने बेटे के लिए नहीं करते। जब बाप बेटे पर भरोसा नहीं करता, बेटा बाप की बात नहीं सुनता, और क्या मुलायम सिंह ने नहीं कहा था कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी है? अगर ओवैसी कहेगा तो आप बोलेंगे भाई ये तो जज्बाती तकरीर करने का आती है, मगर घर का बाप को अपने बेटे के बारे में कहता है तो खुदा की कसम उसमें सच्चाई होती है। जब बाप को कह रहा है कि मुस्लिम विरोधी है तो मेरे भाई तो मोदी का हाथ कितना झूठ हो जाएगा इंसान का बताना। जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में सदर पार्लियामेंट सीट पर मोदी ने कामयाबी हासिल की थी, इंशाअल्लाह ताला होगी। अब के बाद आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। मगर एक और बात सुन के जाओ भाई, क्या लोकसभा इलेक्शन में आपने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं, जोर से बोलिए, आपने दिया था। तो ये बताओ, कैसे बीजेपी करके कामयाब हो गया? कैसे कामयाब हो गया? नहीं मेरे भाई, मीडिया से नहीं। समाजवादी का वोटर मोदी का हिस्सा बन गया था, बहुजन का वोटर मोदी को अपना भाई कहने लगा। कांग्रेस क्या बोलना उनके बाद? इनका वोटर मोदी के पास
कि बीजेपी का घर मिलाते हैं। अरे क्यों करना भाई? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? यकीनन हमने न हमारे बुजुर्गों ने आजादी के बाद से आज तक जितने विधानसभा के और पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, हमने कभी भी किसी फिरका परस्त पार्टी को वोट नहीं किया। हमने कभी भी किसी फिरका परस्त कैंडिडेट को वोट नहीं किया। तो फिर हम क्यों देंगे बीजेपी को? अरे हम तो फिक्र है तो तुम्हारा और मोदी का होता उठता है। हमारी रग में, हमारी सोच में, हमारे जिस्म में कभी भी बीजेपी आरएसएस का स्थान रहेगा, ना कभी हम उनको वोट देंगे। मगर मेरे भाई, यकीनन बीजेपी को वोट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इसलिए नहीं देना है कि बीजेपी ने पिछले 3 साल से सत्ता में पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान बीजेपी कहती थी, मोदी खुद कहते थे अपना उत्तर प्रदेश में जाते थे कि भाई हमारे अच्छे दिन आएंगे। लोग बेचारे गरीब खुश होते थे कि हाँ हाँ आएंगे आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। मोदी कहते थे 15 लाख आएंगे, तो गरीब बेचारा हाथ में आंसू आकर सोचता था कि 15 लाख की जगह 1 लाख किया जाए तो मैं अपने खर्चों को अदा करूंगा। 1 लाख करोड़ 1500 नहीं आए। मोदी कहते थे कि हर साल 1 करोड़ गरीब नौजवानों को नौकरियां दूंगा। पिछले 3 साल से कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? 2016 में सिर्फ 1.5 लाख नौजवानों को नौकरियां मिली। मोदी ने कहा कि सरकार से टेररिस्ट आएंगे या दहशतगर्द आएंगे तो खत्म करके रखूंगा। ईद का जवाब 70 से दूंगा, मैं बिरयानी नहीं खिलाऊंगा। मोदी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को बिरयानी नहीं खिलाऊंगा। मगर मोदी ने क्या किया? जब नवाज शरीफ के घर में शादी की तो बिन बुलाए मेहमान की तरह लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंच गए, मित्रों लाहौर पहुंच गए। और नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर आए, मोदी का ऐसा हाथ पकड़ कर चल रहे थे दोनों कि जब मैं टीवी पर देखा तो ऐसा नजर आ रहा था कि किसी वर्षों पहले मेरे जो भाई निकल गए थे हाथ पकड़कर मुस्कुरा कर नवाज शरीफ अपने घर को लेकर गए। नहीं मालूम बिरयानी खिलाएंगे चलेंगे। हमारे उनके मगर नवाज शरीफ नहीं निकला। नवाज शरीफ ने शराफत नहीं की और नवाज शरीफ ने हमारे हिंदुस्तान के फिजाई अड्डे में पठानकोट में दहशतगर्दों को मिलाकर हमारे बहादुर सिपाहियों को हलाक कर दिया। मोदी जी अगर आप नवाज शरीफ के घर में उसकी शादी में नहीं जाते तो शायद पठानकोट पर हमला भी ना होता। आप चले गए और फिर ये बीजेपी वाले क्या बोलते? ओवैसी आतंकवादियों की तारीफ करता है, ओवैसी टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो फिर मुझे ये तो बता दो कि मध्य प्रदेश में ये गौरवशाली शख्स कौन था जो बीजेपी के आईटी सेल का जिम्मेदार था? उसको मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि ये पाकिस्तान की आईएसआई को हिंदुस्तान की खबरें पहुंचा रहा था। बताओ मोदी जी, आप ही के पार्टी के लोग आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं क्या? मेरे भाई, आज देखेंगे बीजेपी उत्तर प्रदेश के गरीबों पर जो मसाइल और मुश्किलात आ रहे हैं, 500 नोट गरीब आवाम से छीन कर तबाह बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। उन लोगों का सत्यानाश कर दिया जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे। उन लोगों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया जो अपनी बेटियों के लिए शादी के लिए पैसा जमा किए थे। उन मेरी सरकार मां और बहनों के पास से पैसे छीन लिए जो अपने घर में पैसा उधार लाकर रखी थी कि भाई अपने घर में शादी होगी या कोई बीमार पड़ेगा
अब बीजेपी कहती है कि खुदा खास्ता अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता मिलेगी तो ट्रिपल तलाक का उठाएंगे मसला। मोदी जी, तलाक से आपको क्या करना है? तलाक से आपको क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए मोहतरमा कहाँ था? मैं नहीं बोलना चाह रहा था, ठीक है वो नहीं बोलना चाहिए था, मगर ये बताइए आपको फिक्र हनफिया के बारे में क्या